नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। इस वक्त जब हम आपके सामने हाजिर हैं, जश्न का माहौल है। पूरे देश में नए साल का जश्न मन रहा है। हमारे पीछे कुछ आतिशबाजी भी हो रही है, लेकिन आज की जो खबर है वो ज़्यादा आतिशी है सियासी क्षेत्र में। हम आपको पिछले 2-3 दिनों से लगातार बता रहे हैं, जब से कि ईडी ने अपना एक तरह से आखिरी सम्मन, घोषित सम्मन हम कह सकते हैं, इस तरह से दिया कि इस बार आप बताएं। मुख्यमंत्री को उन्होंने ये भेजा कि आप बताएं कि कहाँ मिलना है। तब ये साफ था कि ईडी इस बार किसी डिसिसिव पोजीशन में पहुंचना चाह रही है। ऐसे में जबकि ऐसा लग रहा है कि ईडी की अगली कार्रवाई थोड़ी बड़ी हो सकती है और सबकी निगाह उस पर है, इधर सरकार की तरफ से या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कुछ तैयारियां चल रही हैं और ये प्लान बी की तैयारी है। ये प्लान बी है। अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उसके बाद क्या प्लान बी इम्प्लीमेंट होगा, क्या प्लान बी लाया जाएगा। और इसके लिए एक विधायक का इस्तीफा लिया जाता है। संकेतों में सबने इस बात को एक तरह से स्वीकारा है कि ये जो मौजूदा पॉलिटिकल स्थिति है उसको देखते हुए गंडे के जो विधायक हैं उनका इस्तीफा लिया गया है। क्या है पूरा मामला, मदन से समझेंगे। और लेकिन आपके लिए हम ये बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और झारखंड की राजनीति में जो तस्वीरें बदलेंगी उसकी एक शुरुआत भरे हैं। तो क्या है पूरा मामला, कल ये सारा घटनाक्रम हुआ है। आज सुबह से इस्तीफे की खबर चली और वो इस्तीफ़ा भी यहाँ पहुँच गया और आनन फानन में उसे फिर तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। तो क्या है पूरा मामला मदन? देखिए, जब से ईडी का छठा समन आया था तभी से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो पूछताछ के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर जब ये छठे समन पर नहीं गए तब ये लगा कि अब ईडी की कार्रवाई क्या होगी। उसके बाद आप देखें कि दिल्ली से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और वो फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार पर और हेमंत सोरेन पर जो है जमकर हमला बोलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ईडी सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। देखिए, उसके बाद ईडी जो है अपना 7वां समन जारी करता है पत्र के माध्यम से और वो कहता है कि आप हमें जगह बताएं कि हम आपसे पूछताछ के लिए कहाँ आए, समय भी आप बताएं, जगह भी आप बताएं। अब उसके साथ यह बताया गया है कि अगर आप पूछताछ के लिए शामिल नहीं होते हैं तो हम आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस पत्र के बाद सीएमओ में जो है लगातार बैठकों का दौर जारी होता है और उसके बाद यह तय होता है कि अगर ईडी आगे की कार्रवाई करती है तो फिर हम आगे क्या रणनीति बनाएं। तब उसी रणनीति का ये हिस्सा हुआ कि गांडी के विधायक और भी विधायकों से बातचीत की गई। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे सुरक्षित सीट कौन सा हो सकता है अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और 6 महीने के भीतर अगर चुनाव कराकर उन्हें फिर से जिता कर लाते हैं तो वो सीट कौन सा हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है कि ये उड़ीसा से हैं उनकी पत्नी और जिस वर्ग से हैं उसको यहाँ आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो जो आरक्षित सीट का लाभ उनको मिल सकता था वो नहीं मिल सकता है। इसके लिए कोई एक सामान्य जो जनरल सीट है उसे चुना गया और इसलिए ये जो है सरफराज अहमद जी से बात की गई और फिर उनको जो है ये तैयार किया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो प्लान बी के तहत जो है हम तैयार रहे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जिताकर उन्हें कंटिन्यू किया जाए। ये बड़ा दिलचस्प मूव है। देखना होगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। चूँकि जब रघुवर दास यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो जेएमएम ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया था कि वो छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और एक एजेंडा था ज़रूर जो रघुवर दास के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी उसमें। ऐसे में कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री बनना कितना आसान होता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या यही रणनीति बनाई गई है या इसके पीछे कुछ और भी है। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए तत्काल भी सब कुछ हो जाता है जिसकी कि कल्पना चारों ओर हो रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर ईडी अपनी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करेगी।
अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर और कल्पना सोरेन को ही अगर बनाना हो मुख्यमंत्री, तब भी उनके पास 6 महीने का समय होता है। तो जो सवाल है वो ये है कि ठीक अभी ही उसके लिए इस्तीफ़ा ले लेना वो कितना ज़रूरी था, ये एक बड़ा प्रश्न है। शायद इसके पीछे रीज़न ये रहा हो या ऐसा हो कि वो जितना जल्दी वो चुनाव में जाएं और जीत हासिल कर लें, ये एक पहलू हो सकता है। तो एक बात बिल्कुल साफ़ है कि प्लान बी इम्प्लीमेंट हो गया है। प्लान बी जो जेएमएम की तरफ से है वो लागू हो गया है। अब इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं उन पर नज़र डालना होगा। पहली बात जो मुझे लगती है मदन, वो ये है कि जेएमएम कहीं ना कहीं इस माइंडसेट में है कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सहानुभूति लहर निश्चित रूप से उनके पक्ष में जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, खासकर तब जबकि उनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है। तो देखिए, इस पर हमने चर्चा किया था, कुछ नेताओं से हमने सवाल भी किए थे बीजेपी से कि इसका खामियाजा तो हो सकता है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है और उनको जेल भेजा जाता है तो फिर एक सहानुभूति वोट मिल सकता है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन पर जब सीबीआई ने कार्रवाई की थी तो यही बात सामने आया था कि उन पर एक सहानुभूति वोट मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल का वक्त है अभी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का मुहिम चल रहा है और एक नया स्लोगन भी चल रहा है, मोदी की गारंटी। और उसमें ये बातें जो है हाल के दिनों में जो घटना घटी है उस पर वो मुहर लगाती हुई दिख रही है कि कांग्रेस के सांसद राज्यसभा से जो धीरज साहू हैं उनके घर से जो उतने पैसे बरामद हुए, जो दफ्तर से बरामद हुए, उसके बाद बीजेपी के नेताओं के जुबान पर यही है कि भ्रष्टाचार के इतने पैसे अगर किसी झारखंड के नेता के घर से मिल जाए, भ्रष्टाचार के आरोप में अगर मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़े तो फिर बचता क्या है। और लोग अब एक अहम पहलू ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद वहाँ की सरकार चली गई। तो ये एक बड़ा पहलू है। मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वो अब सियासी तरीके से लड़ी जा रही है और इसका कुछ भी परिणाम आ सकता है। बहुत कंफर्म आप नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन एक मूव है, ऐसा लगता है कि ये एक मूव है और जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक मूव है और कल्पना सोरेन के लिए रास्ता बनाया जा रहा है सत्ता में आने का। सवाल ये है कि क्या उसके बाद अगले चुनाव तक हेमंत सोरेन चुनाव में फिर वापस लौटने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम तरह के सवाल उठेंगे। और इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपको एक बात बता दें, जहाँ तक सहानुभूति लहर की बात है, कि ऐसा एक बार हो चुका है, चंद्रबाबू नायडू पर हमला हुआ और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने तत्काल विधानसभा भंग कराकर चुनाव में जाने की घोषणा कर दी। चुनाव हुए लेकिन उसमें थोड़ा समय लग गया और उतने दिनों तक सारे लोग उसको भूल गए और चंद्रबाबू नायडू की हार हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो अगर ये हम कहेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए था। क्या ये सारी चीज़ें उसमें समाहित हुई हैं, वो स्ट्रेटजीज जब बनाई गई तो क्या इन पहलुओं का ध्यान रखा गया? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि भारत में लोगों की जो मेमोरी है, वो जो आम पब्लिक की जो वोटर्स की मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है, छोटी है, वो बहुत दिनों तक चीज़ों को याद नहीं रख पाती। और यही वजह है कि इमरजेंसी का गुस्सा जो 77 में फूटा था वो 79 में ख़त्म हो गया। तो इस तरह के तमाम पहलू हैं जिस पर कि नज़र रखने की ज़रूरत थी। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है जेएमएम की ओर से और जेएमएम की इस रणनीति पर
क्या बोले यहाँ के नेता? मदन बताएंगे। मदन, यहाँ जेएमएम के जो नेता हैं वो किस तरह से इस स्टेप को बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनका सीधे तौर पर आरोप बीजेपी और केंद्र की सरकार पर है और वो कह रहे हैं कि जब से एक आदिवासी चेहरा, एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तब से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश है। और अगर वो अब कार्रवाई जो कर रहे हैं ईडी के माध्यम से ही हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनके रणनीति के खिलाफ हम राजनीतिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं, कानूनी तरीके से लड़ने को तैयार हैं और कानूनविदों से वो सलाह भी ले रहे हैं। और इसी दौरान जब राजनीति की लड़ाई आई है तो फिर हमें भी अब कुछ चाल चलने होंगे। उसी का एक हिस्सा ये है कि स्ट्रेटजी के तहत जो है एक सीट पहले से खाली कराया गया है, विधायक से इस्तीफा लिया गया। हालांकि शुरुआत में जो जानकारी मीडिया कर्मियों को दी गई वो आपसी कलह का बताया गया, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीता उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ गई और ये स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी जो कल्पना सोरेन हैं उनके लिए यह सीट जो है खाली कराया गया है। और फिर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अब नेता भी वो कह रहे हैं कि 2-3 दिनों के भीतर ही हम सारी बातें जो हैं वो मीडिया के सामने ला देंगे। तो अब क्लियर है कि कानूनी लड़ाई और एक दूसरी तरफ जो है राजनीतिक लड़ाई अपने तरीके से लड़ने के लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी का एक हिस्सा है कि सरफराज अहमद को पहले इस्तीफा दिलाकर एक सीट खाली करके रखवाया गया है। अगर ईडी का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन ये होगा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चलिए, तो एक दूसरी पैरेलल तैयारी हम कह सकते हैं, पैरेलल तैयारी जेएमएम ने कर रखी है। अब ये एक अहम मुद्दा होगा कि कल्पना सोरेन की स्वीकार्यता किस हद तक है विधायकों में। मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन ये भी तय है कि कई स्वर उठते रहे हैं सोरेन परिवार के अंतर्गत ही, अंदर ही। तो क्या वो सारी चीज़ें मैनेज कर ली गई हैं? क्या उन पर ध्यान दे दिया गया है? ये सब देखने वाली बात होगी। सत्ता के गलियारे में कोई नई कदम के साथ आ रही हैं तो उनका स्वागत झारखंड किस तरह से करता है ये देखने की बात होगी। और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब की नज़र उस पर होगी कि आने वाले कुछ दिनों में सियासत किस करवट बैठती है यहाँ झारखंड में। बहुत जल्द कुछ आपको सामने देखने को मिलेगा। तो 1 जनवरी को जबकि हम सब ये कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या कुछ हैप्पी होने वाला है और क्या कुछ बदलने वाला है या सब कुछ यथावत रहने वाला है, ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। ये विशेष रिपोर्ट हम आपके सामने इसलिए लेकर आए ताकि आप समझ सकें कि जो इस्तीफ़ा हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल इतना ही मदन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।